हेलो फ्रेंड्स, नेशनल इनकम के इस पार्ट में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स लेने वाले हैं, कुछ ऐसी आइटम्स ट्रांजैक्शंस लेने वाले हैं जिनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उन आइटम्स को जिनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। आज हम उसका अपोजिट पढ़ रहे हैं जिनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो पहले नंबर पे डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, सुरक्षा सेवाएं, पुलिस, पैरामिलिट्री, आर्मी, इस तरह से हमें डिफेंस और सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, तो इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। लॉजिक क्या है उसके पीछे, इंक्लूड क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसी सर्विसेज का हम साथ साथ डे बाय डे, मिनट बाय मिनट डायरेक्टली हम इनका फाइनल कंजम्पशन कर रहे होते हैं। तो इन सर्विसेज का हमें साथ साथ डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा होता है, तो इसीलिए इनको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। क्योंकि सर्विसेज का प्रोडक्शन हो या गुड्स का प्रोडक्शन हो, अगर प्रोडक्शन है तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हम देखते हैं बहुत सारी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जाम्पल फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन फ्री मिलती है। ये फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट ने आपको दी है, भले ही आपसे पेमेंट नहीं ली है, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज तो हुआ है। टीचर्स ने आपको सर्विसेज रेंडर तो की है। तो इफ देयर इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सैलरी तो उनको मिली है, तो इसीलिए उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। सिमिलरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटीज फ्री होती हैं, वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने सर्विसेज आपको प्रोवाइड की हैं। तो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, तो उनको राष्ट्रीय में शामिल करेंगे। बहुत सी मेडिसिन्स भी आपको मिलती हैं, भले ही आपने पेमेंट नहीं की, लेकिन उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है। गवर्नमेंट ने तो उनको पेमेंट करके ही परचेज किया होगा, इसीलिए उनको राष्ट्रीय में शामिल किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट का कौन सा बिल पे करते हैं हम? हमें कोई बिल नहीं पे करना होता, लेकिन स्ट्रीट लाइट की जो फैसिलिटी है, जो सर्विस है, उसका प्रोडक्शन तो हो रहा है, उसे हम यूज़ कर रहे हैं। जो भी लोकल अथॉरिटी है वो बिल पे करती है। तो हमें ये जो फ्री में सर्विसेज मिलती हैं गवर्नमेंट से, इनको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। लॉजिक क्या लिखना है? क्योंकि प्रोडक्शन तो गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ है। तो इफ देयर इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर इज इनकम। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। याद होगा हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एक स्टेज पे पढ़ा था। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमने एक पॉइंट ऐड किया था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, रिटायरमेंट पर मिलने वाला एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ही है। यह भी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम ही है। तो इसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, आपको ध्यान होगा, ऐड करते ही थे। तो ये हमारा नेशनल इनकम में शामिल होता ही है, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आप शामिल करेंगे, तो प्रोविडेंट फंड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स ऑन बिल्डिंग्स रेंटेड आउट टू फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। क्या पॉइंट है ये? मान लिया किसी दूसरे देश ने दिल्ली में अपनी एम्बेसी खोल रखी है, आपकी वहाँ पे बिल्डिंग है, उनको अपनी एम्बेसी खोलने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए एक बिल्डिंग चाहिए थी किराए पे।
आपने वो बिल्डिंग रेंट पे दे दी। अब हमने एक स्टेज पे स्टडी किया था, याद होगा कि एम्बेसी जो होती है वो भले ही हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आपको नजर आ रही हो, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी वो उसी देश की होती है जिस देश की वो एम्बेसी है। तो मान लिया एक अमेरिका की एम्बेसी है सपोज दिल्ली के अंदर, तो आपने उसको बिल्डिंग किराए पर दे रखी है। अब एम्बेसी क्योंकि अमेरिका की है तो डोमेस्टिक इनकम अमेरिका की ही होगी, लेकिन आपको जो रेंट मिला है, आप भारत के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, भारत के सामान्य निवासी हैं अगर आप, तो फिर आपको मिलने वाला रेंट नेशनल इनकम में शामिल होगा, डोमेस्टिक में शामिल भले ही वो नहीं हुआ था। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम हमने पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी में होने वाली इनकम होती है और नेशनल इनकम नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम होती है, फिर चाहे वो कहीं से भी कमाई गई हो, देश के अंदर या देश के बाहर। तो आप भारत के सामान्य निवासी हैं, नॉर्मल रेजिडेंट हैं, आपने बिल्डिंग रेंट आउट की है किसी फॉरेन एम्बेसी को, तो उससे जो रेंट मिला है वो डोमेस्टिक इनकम में तो शामिल नहीं होगा, लेकिन नेशनल इनकम का पार्ट जरूर होगा, क्योंकि इनकम मिली है नॉर्मल रेजिडेंट को। तो ये था आपका इंडियन एम्बेसी फॉरेन एम्बेसी के बिल्डिंग को किराए पे देने से इनकम। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ए ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक इन लंदन। कोई भी हो सकता है, कोई भी बाहर की देश की कोई भी सिटी आपको दी जा सकती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लंदन दिया हुआ है, तो हो सकता है पेरिस हो सकता है टोक्यो हो, एग्जाम में कुछ भी बदल के पूछ सकता है, लेकिन इससे आपका आंसर अफेक्ट नहीं होगा। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ए ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक। अब इंडियन बैंक जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है उसे ही तो इंडियन बैंक कहा जाएगा। इंडियन बैंक इज कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन बैंक भारत का सामान्य निवासी है, अब वो कहीं से भी इनकम कमा के लाता है। अब इंडियन बैंक की ब्रांच ने लंदन से प्रॉफिट कमाया है, लंदन ब्रिटेन की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो डोमेस्टिक इनकम तो वो ब्रिटेन की है, यूके की है, लेकिन क्योंकि बैंक इंडियन है तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, नेशनल इनकम वह इंडिया की होगी, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट जहाँ का भी होगा अर्न करने वाला, नेशनल इनकम वहीं की होगी। डोमेस्टिक इनकम ब्रिटेन की, लेकिन नेशनल इनकम इंडिया की। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वेजेस रिसीव्ड बाय एन इंडियन एम्प्लॉई वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी। सपोज दिल्ली में ही पाकिस्तान की एम्बेसी है भी, पाकिस्तान की एम्बेसी में किसी यहाँ के भारत के व्यक्ति को वो जॉब पे रख लेते हैं, तो आप पाकिस्तान की एम्बेसी में काम करते हो, वहाँ पे सर्विसेज रेंडर करते हो, और पाकिस्तान की एम्बेसी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान है आर्थिक उद्देश्य से, तो वहाँ से मिलने वाली सैलरी डोमेस्टिक इनकम तो इंडिया की नहीं होगी, क्योंकि जिस देश की एम्बेसी होती है डोमेस्टिक टेरिटरी वो उसी देश की मानी जाती है। अब सैलरी आपको मिली है, लेकिन आप तो रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के हो, सामान्य निवासी भारत के हो, आप भारत में जनरली रिजाइड करते हो, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में है, तो नेशनल इनकम तो ये इंडिया की हुई। ये NFIA में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। ऐसे ही हमारा लास्ट पॉइंट भी था, वो भी NFIA का पॉइंट था, उससे पिछला पॉइंट भी नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA जो आप लिया करते थे उसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जिसे आप ऐड करते थे, पॉजिटिव पार्ट NFIA का। तो इसी तरह से अब इंडियन एम्प्लॉय को जो सैलरी मिली है पाकिस्तान एम्बेसी में अपनी सर्विसेज देने से, वो NFIA का पॉजिटिव पार्ट होगी और इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, क्योंकि वह कर्मचारी भारत का सामान्य निवासी है। नेक्स्ट पॉइंट अपोजिट है, सैलरी टू फॉरेन टेक्निकल स्पेशलिस्ट। मान लिया हमें यहाँ पे कोई प्लांट लेआउट करवाना है इंडिया में, हमें किसी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है,
और वो हमें बाहर दूसरे देश से इंडिया में बुलाना पड़ता है रिक्वेस्ट पे। हम उसकी टेक्निकल सर्विसेज के लिए उसको फीस पे करते हैं। जो फीस हमने पे की वो डोमेस्टिक इनकम तो इंडिया की है, क्योंकि प्लांट जो उसने यहाँ पे इंस्टॉल किया है वह तो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, तो डोमेस्टिक इनकम तो नो डाउट इंडिया की ही है। लेकिन क्या वह इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है? जी नहीं, वह भारत का सामान्य निवासी नहीं है। तो उसकी जो इनकम है वह नेशनल इनकम हमारी नहीं होगी, सिर्फ डोमेस्टिक इनकम होगी। तो यह फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हुई, यानी कि विदेश के सामान्य निवासी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से इनकम अर्न कर कर ले गए। क्योंकि वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का नहीं है तो नेशनल इनकम में इंडिया की में इंक्लूड नहीं होगी। हाँ, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड जरूर हुई है, क्योंकि जो उसने सर्विसेज रेंडर की हैं वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया की है। तो नेशनल इनकम में ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड NFIA का नेगेटिव पार्ट है। इसको हम माइनस के रूप में शो करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कई बार क्या होता है, देखने में आता है, जैसे मान लिया एक फार्मर है, एक किसान ने अपने खेत में गेहूं का उत्पादन किया। सपोज 200 क्विंटल गेहूं उसके खेत में पैदा हुआ। अब वह 200 क्विंटल में से 10 क्विंटल गेहूं अपने परिवार के लिए, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपने पास रख लेता है, और बाकी 190 क्विंटल मार्केट में वो सेल कर देता है। अब 190 क्विंटल तो बेच दिया है, वो तो प्रोडक्शन इंक्लूड होगा ही नेशनल इनकम में, वो तो हमारा यहाँ पे पॉइंट भी नहीं है। हमारा पॉइंट है वो 10 क्विंटल्स प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ ही है। यदि वह, अब ऐसे मान लीजिए, यदि वह इस 10 क्विंटल को भी एक बार मार्केट में बेच देता और फिर अपने हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए मार्केट से दोबारा उसको परचेज कर लेता, बताइए तब शामिल होता कि नहीं होता? तब तो कोई डाउट ही नहीं था, तब भी आप शामिल करते। तो ऐसे भी शामिल होगा। क्यों शामिल होगा? क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ है। इफ देयर इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयर इज इनकम इन द इकोनॉमी। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। इसको भी हम नेशनल इनकम का पार्ट मान के चलेंगे। नेक्स्ट आइटम है कमीशन ऑन सेल ऑफ ओल्ड गुड्स। ध्यान होगा, हमने जब पढ़ा था आइटम्स नॉट इंक्लूडेड, तो उसमें हमने एक लास्ट में पॉइंट पढ़ा था। लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय राष्ट्रीय में शामिल नहीं होता, क्योंकि बार बार प्रोडक्शन तो ना थोड़ा होता। हमने मोटर बाइक का एग्जांपल भी दिया था। एक बाइक आप यदि साल में 20 बार बेच दो तो क्या 20 बार प्रोडक्शन हो गया? ऐसा नहीं होता। तो सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज इज नॉट इंक्लूडेड अगेन एंड अगेन, उसको शामिल नहीं करते। लेकिन अगर पुरानी वस्तुओं को बेचने पर, खरीदने बेचने पे जो एजेंट को कमीशन आप देते हो, अब एजेंट ने तो हर बार कस्टमर को ढूंढने में एक नई सेवा, एक नई सर्विस का उत्पादन किया है, इसे राष्ट्रीय में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू सर्विस एवरी टाइम। तो पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता, यह हमने लास्ट क्लास में किया था। लेकिन पुरानी वस्तुओं के बिक्री पे दिया जाने वाला जो कमीशन है उसे तो राष्ट्रीय में शामिल करेंगे, क्योंकि एजेंट ने तो हर बार कस्टमर को ढूंढने में एक नई सेवा का उत्पादन किया है। तो कमीशन शामिल होगा पुरानी वस्तुओं का, लेकिन पुरानी वस्तुओं की सेल परचेज शामिल नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट का पॉइंट आज का, डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट। अब पॉइंट आ गया इंडियन रेजिडेंट, तो इंडिया का रेजिडेंट है तो कहीं से भी इनकम कमाए, डोमेस्टिक टेरिटरी कहीं की भी हो, नेशनल इनकम तो हमारी ही होगी। इंडियन रेजिडेंट ने फॉरेन फाइनेंशियल फर्म में इन्वेस्टमेंट की,
बाहर विदेश में, मान लिया यूएसए में किसी फर्म में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से शेयर्स में मान लिया इन्वेस्ट किया, वहाँ से डिविडेंड मिला, तो वो जो डिविडेंड की इनकम हमें आई है, क्योंकि रेजिडेंट इंडिया का है, तो नेशनल इनकम वो किस देश की हुई? इंडिया की, क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब होता है नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से कमाई गई हो, किसी भी भाग से कमाई गई हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हम राष्ट्रीय में शामिल करते हैं, तो इनके भी हमें लॉजिकली विद रीज़न आंसर देने होते हैं, और रीजंस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, एक दो वाक्य में ही पूरे हो जाते हैं, तो आंसर बहुत छोटे होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे 10 ईयर्स में बहुत बार आए हुए आपको मिलेंगे। ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है, शायद ही कभी ऐसा क्वेश्चन मिस होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आइटम्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। थैंक यू, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक हम लेंगे। थैंक यू।